जून 2026 में कांग्रेस फिर से उत्तर प्रदेश में वापसी करना चाहती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये तो साफ हो गया था कि जहां एक तरफ बीजेपी ने जनता का भरोसा खोना शुरू कर दिया था, तो वहीं कांग्रेस यूपी की जनता का भरोसा फिर से कायम करने में सफल हो रही है। ऐसे में 2027 में यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की तैयारी काफी मजबूत हो रही है। ऐसे में कांग्रेस ने यूपी का दारोमदार एक दलित जाति से आने वाले नेता राजेंद्र पाल गौतम के कंधे पर दे दिया है। राजेंद्र पाल गौतम एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सिर्फ 2 साल पहले ही कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन उनकी प्रतिभा और नेतृत्व की शक्ति का ही नतीजा है कि आज वो राहुल गांधी के फेवरेट बन गए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के साथ मिलकर दलितों को साधने में अहम भूमिका निभाने वाले राजेंद्र पाल गौतम की कहानी को जानेंगे। कैसे आज एक दलित जाति से होने के बाद भी उन्होंने अपने कार्यशैली से पार्टी में एक अहम स्थान हासिल किया, और क्या है उनका सफर, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जब 2014 में भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब नई नई बनकर उभरी आम आदमी पार्टी में एक दलित चेहरे ने एंट्री की थी। इस नेता की दिल्ली की गलियों से न केवल बेहतरीन दोस्ताना था, बल्कि बचपन से ही दिल्ली की गलियों में खेले और यहाँ की राजनीति से लेकर भौगोलिक स्थिति को भी समझते थे। ये नेता थे राजेंद्र पाल गौतम। 26 अप्रैल 1968 को राजधानी दिल्ली में दिलीप सिंह के घर जन्मे राजेंद्र पाल गौतम एक दलित जाति से आते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। जैसे जैसे बड़े हुए, उन्होंने अपने आसपास समाज में फैली जातिगत भेदभाव की कुरीति को बखूबी समझा और धीरे धीरे वो बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा की तरफ बढ़ने लगे। स्कूल के बाद जब उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई शुरू की, तब वो कॉलेज में ही छात्र राजनीति में सक्रिय होने लगे। वो अम्बेडकर की विचारधारा पर ही चलते थे और लोगों को जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ जागरूक करते थे। हालांकि कॉलेज पूरा होने के बाद उन्होंने बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। वो एक गैर सरकारी संगठन परिवर्तन से जुड़े थे और इस दौरान वो दलितों और गरीबों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते थे और नशे की लत से ग्रसित युवाओं को जागरूक करते और उन्हें नशे के जंजाल से निकालने के लिए सामाजिक कार्य करते थे। परिवर्तन के साथ काम करने के दौरान 2022 तक उन्होंने मिशन जय भीम नाम का संगठन भी चलाया था, जिसके वो खुद संस्थापक भी थे। लेकिन 2010 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की मुहिम में राजेंद्र पाल गौतम ने भी बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट ने केजरीवाल का ध्यान खींचा और 2014 में आप पार्टी से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था, लेकिन उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए लड़ाई तब भी जारी रखी। 2015 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रचंड बहुमत से आई और वो 14 फरवरी 2015 को सीएम अरविंद केजरीवाल की तीसरी सरकार में कैबिनेट मंत्री चुने गए थे। यहाँ उनकी प्रतिभा के दम पर उन्हें समाज कल्याण, एससी और एसटी सहयोगी, गुरुद्वारा चुनाव और महिलाएं और बच्चे वाले विभाग का प्रभार दिया गया था। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि जब 2020 में दोबारा दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, तो राजेंद्र पाल गौतम फिर से सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्हें इस दौरान समाज कल्याण विभाग का प्रभार दिया गया और यहाँ उन्होंने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की, जिसके तहत वो छात्र जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं और आईआईटी, जी, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के इच्छुक हैं, उन्हें सरकार मुफ्त में ट्यूशन मुहैया कराने लगी थी। इसे दलित और पिछड़ी जाति से आने वाले छात्र जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक कमजोरी और भेदभाव के कारण ऐसा करने में समर्थ नहीं थे, उन्हें बहुत बड़ा मौका मिला, जो उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए अहम कदम था। उनके दलित जाति के लिए दिए गए योगदान के लिए 2017 में समता सैनिक दल का डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया था। हालांकि कहते हैं ना कि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो रोड़े बिछाने वालों की कमी नहीं है। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। 5 अक्टूबर 2022 को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और मिशन जय भीम ने एक संयुक्त कार्यक्रम किया, जिसमें बाबा साहेब द्वारा बौद्ध धर्म अपनाते समय 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी। उसे इस कार्यक्रम में दोहराया गया था, लेकिन बीजेपी ने इन प्रतिज्ञाओं पर आपत्ति उठाना शुरू कर दिया और देवी देवताओं की पूजा न करने को उनका अपमान बताया। गौतम ने बीजेपी पर पलटवार करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे वक्त पर आप उनके साथ खड़ी नहीं हुई, जिससे उन्हें काफी आघात हुआ और उन्होंने 9 अक्टूबर 2022 को केजरीवाल मंत्रिमंडल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना होने के बाद भी आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं गौतम ने पीएम को एक कमजोर
पीएम कहा था, क्योंकि यूपी में दलित उत्पीड़न होने के बाद भी वो सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा तक नहीं ले सकते हैं। गौतम ने महसूस किया कि आप उन्हें दलितों के मुद्दों पर कभी सक्रिय आगे नहीं बढ़ने देती, इसीलिए 6 सितंबर 2024 को उन्होंने आपको छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। राजेंद्र पाल गौतम का SC/ST वर्ग पर इतना प्रभाव था कि 4 जून 2025 को उन्हें कांग्रेस ने अनुसूचित जाति विभाग की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना। वो कांग्रेस की तरफ से दलितों के मुद्दों पर डटकर खड़े रहते हैं और इसीलिए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर 26 जून 2026 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए AICC प्रभारी चुने गए। उनका केवल एक ही टारगेट है कि वो राज्य के दलित और पिछड़े लोगों को संगठित कर सके, ताकि यूपी में बढ़ते दलित उत्पीड़न के खिलाफ संगठित आवाज उठाई जा सके। राजेंद्र पाल गौतम के यूपी में एंट्री करने के बाद क्या बड़े बदलाव आएंगे और क्या कांग्रेस और बसपा फिर से दलितों का भरोसा पूरी तरह से जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी।